हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डीएलएड का कोर्स 506। इसमें ब्लॉक 1 करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉक 1 में 2 यूनिट हैं जी। 2 यूनिट में से पहली यूनिट के कुछ पार्ट हमने किए अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड के, उसी में लास्ट पार्ट है ये, क्योंकि बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है आगे फर्दर डेवलपमेंट चाह रहे हैं या उसकी पर्सनैलिटी को जानना चाह रहे हैं, तो आगे के चैप्टर्स में हम पर्सनैलिटी और अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। बट ये जो यूनिट 1 है, इसमें अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड की हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी बात कर रखी है कि अच्छा इन्फेंट कैसे बिहेव करेगा, कैसे जो है उसकी फिजिकल ग्रोथ होगी वगैरह वगैरह। ऐसे ही इन्फेंट के बाद चाइल्डहुड में भी पर्टिकुलर कि अच्छा ठीक है 0 से 2, 2 से 6, 6 से फर्दर 12, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कुछ टाइम से आप लोगों के लेक्चर नहीं डले थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लास्ट वीक भी मुझे 3 लेक्चर्स डालने थे, बट इस वीक पिछले हफ्ते को कंपनसेट किया जाएगा, 6 लेक्चर्स डालने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम बात क्या करने वाले हैं, मोटर स्किल्स या नॉलेज की डेवलपमेंट बच्चे में होती कैसे है, या मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, प्लस इम्प्लीकेशन क्या रहेंगे। जो स्टेजेस या जो चीजें हम चाइल्ड के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं उन डेवलपमेंट की स्टेजेस के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए, और फाइनली टीचर का क्या रोल रहेगा बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। सो देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, रटने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। डीएलएड की बहुत सारी चीजों में आपको जो कोर्सेज है ना, उनमें समझने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, विच इज वेरी गुड। ओके, तो समझने वाला एस्पेक्ट है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। मोटर स्किल और सिंबॉलिक स्किल की बात करते हैं। सबसे पहले मोटर स्किल्स क्या होंगी, जिसमें डायरेक्ट सिंबॉलिक स्किल शामिल होगी। ओके, जो जहां पे बॉडी की डायरेक्ट मूवमेंट शामिल है, जैसे मैं आप लोगों से बात करते टाइम अभी कुछ हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जेस्चर कर रही हूँ कुछ ना कुछ, सो वो एक तरीके से मोटर स्किल्स हैं। ओके, मोटर में भी ग्रोस और फाइन 2 तरीके की हो सकती हैं। जैसे शुरुआत में अगर आप बच्चे को देखेंगे सो उसकी ऐसे पकड़ने, पेन पकड़ने वाली नहीं होती, वो पूरे हाथ से या जैसे भी पकड़ पकड़ के, सो वो एक ग्रोस मोटर स्किल है उसकी। लेकिन जब वो बिल्कुल एक अंगूठा और उंगली के बीच में पकड़ के लिखना शुरू कर दे, वो क्या हो गई, वहां पर उसकी वो स्किल फाइन हो गई। ओके, सो ग्रोस में आप ये लगा सकते हैं बिल्कुल रॉ है कोई भी चीज, जैसे रॉ मटेरियल होता है ना, और फिर आपने बाद में रॉ मटेरियल से बिल्कुल परफेक्ट खाना बना दिया है, तब वो फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअल वेरिएशंस आएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस जब एग्जिस्ट करता है, तो बच्चे कौन सा बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से स्किल सीख रहा है, या कितना टाइम लग रहा है उसको, सो वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करेगा। यानी क्योंकि इंडिविजुअल अलग है तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, वेरी कर सकती हैं चीजें। कोई भी मोटर स्किल आप सीख रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आराम से मॉडरेटली सीखेंगे, और किसी को बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ओके, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने आपसे दोबारा या तिबारा क्वेश्चन पूछा तो आप जो है उसको ऐसे झिड़क के छोड़ दें। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली बीइंग अ टीचर एंड बीइंग अ पेरेंट ऑल्सो, कि आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप डेवलपमेंट की स्टेजेस को समझने की कोशिश कीजिए कि उस स्टेज में बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा और आपको उसको कैसे हैंडल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये वेरिएशंस जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ और क्विकनेस में भी विद रिस्पेक्ट टू हो सकते हैं, कि फिजिकल स्ट्रेंथ किस बच्चे की कितनी है, या कितना क्विकली कोई बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। देन है सिंबॉलिक स्किल। सिंबॉलिक में आ जाएंगे जी लैंग्वेज या नंबर्स या ड्राइंग। बाय मीन्स ऑफ दीज सिंबॉलिक स्किल हम एक वो होता है ना शॉर्ट सर्किट बना पाते हैं, एबल टू शॉर्ट सर्किट द फिजिकल ट्रायल या एरर प्रोसेस, या सोल्व करेंगे आप प्रॉब्लम को। सो इन सब चीजों की हेल्प से आप वो चीजें करते हैं, देखा जाए तो वो स्किल्स डेवलप होती हैं। ओके, तो जो आप चीजें बोल रहे हैं वो लिखे हुए शब्दों को ही बोल रहे हैं ना, या अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, राइट। सो ये जो असर्टेड मतलब वो होता है ना, दैट्स व्हाई इट इज असर्टेड, जो सिंबल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है आदमी की, कि उन्होंने एक ऐसा सिंबल करके कि अच्छा मुझे पता है मैं SYMBOL बोल रही हूँ तो ये सिंबल है, या MOTOR बोल रही हूँ तो ये सिंबल्स ही हो गए ना एक तरीके से। M को ऐसे लिखेंगे, O को ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे। तो ये जो सिंबल्स बनाए हैं ना इंसान ने, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है।
ओके। इवन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन ऑफ सिंबॉलिक स्किल्स, वहां पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को बहुत जल्दी कोई लैंग्वेज आ जाए, जैसे आप मान लो कभी बच्चे छोड़िए, चलो आपने मतलब 10 साल का कोई बच्चा है और आपने उसको इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भेज दिया या जर्मन स्पीकिंग क्लासेस में भेज दिया। सो ऐसा नहीं होगा कि वहां पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सेम स्पीड से सीख रहे हैं, नहीं, सब अलग अलग स्पीड से अलग अलग हिसाब से चीजों को सीखेंगे। सो यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो सिंबल्स को इजीली और फ्लुएंटली यूज कर लेते हैं, जैसे मान लो लैंग्वेज कोई भी। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा स्लोली बोलेंगे, हेजिटेट करेंगे बोलने में, या उनको हो सकता है लैंग्वेज भी ठीक से ना पता हो। ओके, वो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आता सब कुछ है बट वो स्लोली और हेजिटेशन के साथ बोलते हैं। सो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो हर एस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेंगे। देन है इन मोटर स्किल की या नॉलेज की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी। तो इसमें 2-3 पार्ट बता रखे हैं, एक है लोकोमोटर और मैनिपुलेटरी स्किल। सो लोकोमोटर स्किल्स होंगी जिसमें एक्टिविटीज, जैसे आप जिसमें मूवमेंट कर रहे हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, ये चीजें। मैनिपुलेटरी स्किल्स में स्पेशली जब आप ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करती हैं विद डेक्स्ट्रिटी, यानी कि निपुणता के साथ, स्पेशली अपने हाथों के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं तो उसको हम मैनिपुलेटरी स्किल्स बोल देते हैं कि कितनी अच्छी आपके अंदर वो वाली स्किल्स हैं। सो ओवरऑल बात ये है कि जो मोटर स्किल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं सभी एज ग्रुप के लिए। मोटर स्किल्स में ऐसा नहीं होगा कि ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, या वाइस वर्सा। ओके, अब जो मोटर एबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं उनमें ग्रोथ कैसे होगी, तो 3 तरीके से ग्रोथ या रिस्पॉन्सेज हमें बच्चों के देखने को मिलते हैं। एक तो रैंडम हो सकते हैं कि जो वो होता है ना जनरलाइज्ड एक्टिविटी है, या कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे सकिंग का रिफ्लक्स है, या ग्रैस्प करना है कोई चीज, या बेबिन्स्की है। सो वो सारे के सारे स्पेसिफिक रिएक्शन होंगे। बेबिन्स्की क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आप बच्चे के पैर के ऊपर ऐसे पेन से मान लो मैं ऐसे टैप करने की कोशिश करूं तो वो एक मूवमेंट निकल के आएगी, एक रिफ्लेक्स रिएक्शन निकल के आएगा। सो वो चीज है स्पेसिफिकली हो रही है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न हो सकता है जिसमें बहुत सारे रिफ्लेक्सेस एक साथ मिक्सअप हो रहे हैं। ओके, सो पॉइंट ये है कि जो मोटर एबिलिटीज है ना, एक इंपॉर्टेंट स्टेज की अगर हम बात करें ग्रोथ में, मोटर एबिलिटीज में आई हैंड का कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे करके डेवलप होता है, जो कि धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम से, आप पहले ग्रैस्प करना सीख रहे हैं फिर पिन पॉइंटिंग पकड़ना सीख रहे हैं, राइट। सो अगर हम देखें 7 से 8 महीने का जो बच्चा होगा वो ज्यादातर मतलब रैंडम मूवमेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी जो ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस, रिफ्लेक्स लगा सकते हैं थोड़े से। सो ये आप किसमें बोल सकते हैं कि 7 से 8 महीने तक, उससे पहले तक रैंडम मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी बच्चे की, उसके बाद स्पेसिफिक रिएक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ओके, मोर इंपॉर्टेंटली एक ऑब्जेक्ट विजन फेज होगा जिसमें आप जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बच्चा मूव करता जाएगा। सो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट विजन फेज उसको हम बोल सकते हैं। एक फिर फर्दर जो है वो लोकोमोटर स्किल्स की डेवलपमेंट होगी जिसमें मूव करना शुरू करेगा, थोड़ा चलना सीखेगा, या जो वॉकिंग, या वो हमने पूरा का पूरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था कि बच्चा कितने महीने में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ओके, एबिलिटी ऑब्वियसली ईयर टू ईयर इंक्रीज होती जाएगी। लोकोमोटर एबिलिटी की बात करें तो मैनुअल स्किल्स जो होंगी ना, जैसे बॉल को फेंकना या कैच करना या उसको बाउंस करना, ये कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करेंगे। आपकी आंख का, आर्म का और हैंड का, तीनों का कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो आपकी जो स्पीड है ना रिएक्शन की, जैसे आप देखेंगे बच्चे को आप फेंक देते हैं बॉल, फिर वो बॉल निकलने के बाद ऐसे करता है कि पकड़नी थी उसको, तो वो रिएक्शन थोड़ा लेट निकल रहा है, ठीक है। तो वो जो स्पीड है ना रिएक्शन की, कि इंस्टेंटली उसने देखा और फटाफट पकड़ा, तो वो स्पीड रिएक्शन की धीरे धीरे जो है वो इंप्रूव होगी एज के साथ साथ। बाय द टाइम जब वो स्कूल में आएगा बच्चा 6 साल का, सो उस टाइम तक उसने ऑलरेडी बहुत सारी लोकोमोटर और मैनुअल स्किल्स जो है वो सीख चुका होगा। और अर्ली स्कूल ईयर्स की अगर हम बात करें तो फिर उसमें स्मूथनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, चीजें एफिशिएंट होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अब अगर वो बॉल तो बचपन से पकड़ ही रहा है ना, तो वो बॉल अगर अभी सेम बॉल आप उसकी तरफ फेंकोगे तो वो क्लैरिटी के साथ पकड़ेगा, स्मूथनेस इंक्रीज होगी। ओके, तो जो एक मोटर स्किल आप सीखते हैं ना, उसमें 2-3 चीजें आती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मसल्स और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम। ये हमने जब एनसीईआरटी 11th-12th की एनसीईआरटी की थी उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था इन सिस्टम्स के बारे में। ओके,
इनको टुगेदर विद द विसरल मसल्स यानी जो इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। तो जो स्केलेट, दो तरीके के एक्शन इन्होंने बताए हैं, एक है स्केलेटल मसल एक्शन जो कि क्विक होगा, स्पेसिफिक होगा, और अगर जल्दी हो रहा है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होगा, परसिस्ट नहीं कर रहा है, ज्यादा टाइम तक वो चीज नहीं है। दूसरा है वैसोमोटर और स्मूथ मसल रिएक्शन, यानी जो आपका रिएक्शन आ रहा है वो स्मूथ है, एक तरीके से स्मूथ मतलब पहले शुरुआत में अगर बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है तो अर्ली स्टेजेस में वो थोड़ा सा टेंस्ड आपको नजर आएगा कोई भी सिचुएशन के प्रति, वो चाहे एंग्री हो या फ्रस्ट्रेशन हो, व्हाटएवर इट इज, वो टेंस्ड नजर आ सकता है, उसको टेंस फील हो सकता है अगर वो नई चीज उससे करवाई जा रही है क्योंकि उसको वो चीज नहीं आती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो रिएक्शंस होंगे वो स्केलेटल मसल एक्शन होंगी, लेकिन उसके बाद जब उसको वो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा उस चीज से, तब वो धीरे धीरे उन चीजों को स्मूथली करना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत उसमें उसको आ नहीं रही होगी। तो जो स्मूथ मसल वाला है वो रिलेटिवली स्लो होगा लेकिन परसिस्ट करेगा लॉन्गर, जब भी वो होगी वो चीज तो वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करेगी। ठीक है जी, सो ये दो चीज पता हो बस आपको, स्केलेटल मसल एक्शन और वैसोमोटर या फिर स्मूथ मसल एक्शन। देन बहुत सारे और भी एस्पेक्ट आ जाएंगे जब हम लर्निंग स्किल्स की लर्निंग की बात करेंगे, हम जैसे मोटर स्किल हो गया या कोई भी स्किल, तो कोई भी स्किल जब आप सीखते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मोटिवेशन बहुत नेसेसरी है, कोई भी चीज सीखने के लिए आपका मन तो हो। अब मान लो घर वाले बोल रहे हैं गाड़ी चलाना सीख लो, गाड़ी चलाना सीख लो, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि आपको सीखनी है गाड़ी चलानी, वो मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक जो है आप नहीं जाएंगे स्पेसिफिकली। सो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है किसी भी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर घर वालों के कहने पे आप चले भी गए तो वो इफेक्टिवली नहीं सीख पाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद एक होता है फैक्टर ऑफ ट्रांसफर, यानी जैसे हम ट्रांसफर लर्निंग की बात करते हैं कि पहले आपने साइकिल सीखी है, पहले आपने बाइक सीखी है, तो क्या उसका कोई फायदा होगा जब आप सीख रहे होंगे? सो वो ट्रांसफर वाला फैक्टर भी रहेगा जब भी आप कोई स्किल सीखते हैं। कई बार आपने स्पेशल ट्रेनिंग ले ली होती है, लेकिन अगर इस पीरियड से पहले, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाले से पहले आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी ले ली, सो उसका कई बार बहुत कम या लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और बाकी चीजें तो ऑब्वियसली स्किल की कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करेंगी कि कितनी कॉम्प्लेक्स है, आप कितने प्रोफिशिएंट हैं कोई चीज करने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी चीजें उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं फर्दर। अब वो जो है उसमें आप, एक तो आपने फिजिकली कोई चीज सीख ली, एक मेंटल प्रैक्टिस भी उसकी जरूरी है कि जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना तो जरूरी है ना। अगर कोई फिजिकल स्किल है तो फिजिकल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, कोई मेंटल स्किल है तो मेंटल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, राइट। उसके बाद आप भूल भी सकते हैं उस चीज को, तो फॉरगेटिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो ये सारे मोटिवेशन का, फॉरगेटिंग का, क्रिएटिविटी, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करा रखा है। ठीक है, सो अगर वो नहीं देखें तो देख लीजिएगा उनको। ओके, सो फॉरगेटिंग जो है वो आ गया, फॉरगेटिंग में भूल जाएंगे आप पर्टिकुलर चीज को। सो फॉरगेटिंग को मिनिमाइज करने के लिए हमें ओवर लर्निंग करनी पड़ेगी, यानी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक लिमिटेड टाइम के, मतलब रेगुलर टाइम के इंटरवल पे। ओके, तो फिल्म इस मामले में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जब टीचिंग या ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सिखाने की बात आती है, तो फिल्म्स को थोड़ा सा क्या माना जाता है कि हाँ देखने, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स आपके काम कर रहे होते हैं, तो आप बहुत लेट भूलेंगे उस चीज को, राइट। देन बात आती है जी मोरल डेवलपमेंट की, क्योंकि जब हमने डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस पे बात की थी उस टाइम पे हमने मोरल को ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, तो अब देख लेते हैं। सो मोरल डेवलपमेंट एक बेसिकली बहुत डेवलपमेंटल और इंपॉर्टेंट डायमेंशन हो जाता है ह्यूमन बींग्स की जब बात आती है। ओके, इसी को हम बोल सकते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि आपका मोरल बिहेवियर या आपका कैरेक्टर कैसा है वो आपकी टोटल पर्सनालिटी के बारे में बताएगा, या टोटल पर्सनालिटी आपकी उसमें झलकेगी एक तरीके से। ठीक है, तो टोटल पर्सनालिटी की अगर बात करेंगे तो एक एसेंशियल क्वालिटी आ जाती है आपका मोरल बिहेवियर और आपका कैरेक्टर। अगर शुरुआत से बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ऑब्वियसली बचपन से तो कोई मोरल या इमोरल नहीं होता, बच्चे को तो नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। सिचुएशंस या जब वो फर्दर जो है उसका कैरेक्टर कैसे मोल्ड होता है, पेरेंट्स कैसे उसको ट्रीट करते हैं, रिलेटिव्स, आसपास के नेबर, क्लास या स्कूलमेट्स, उसके बाद और लोग जो पीयर वगैरह वो कैसे ट्रीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से ही उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है।
ठीक है जी। जैसे वो एक स्टोरी भी है ना कि दो तोते थे और वो आइडेंटिकल ट्विंस थे एक तरीके से, और दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे, इसलिए हमने उनको क्या किया, एक तो चोरों की बस्ती में छोड़ दिया, और बेसिकली वो छोड़ा नहीं था, वो ऐसा कुछ हुआ था कि दो तोते हैं, दो भाई भाई लगा लो, सो वो दोनों तोते जो है वो आंधी में बिछड़ जाते हैं, देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। एक जो है वो साधु संतों की बस्ती में जाके गिरता है और एक जो है वो चोरों की बस्ती में जाके गिरता है। तो वो वहां पर उसके एनवायरमेंट का, चीजों का, कि आप जहां रह रहे हैं वो ही मोल्ड करेंगे ना आपके कैरेक्टर को, आपके मोरल चीजों को। सो वो मोरल डेवलपमेंट, मोरल बिहेवियर, तो वो साधु संत वाला जो है वो बहुत अच्छे से बात करता है वो तोता, लेकिन जो चोरों की बस्ती में है वो चोरों जैसी ही बात करता है। ओके, तो आपका नेबरहुड और बाकी चीजें बहुत अफेक्ट करेंगी। अगर हम डेवलपमेंट पे बात करें कि ये कैरेक्टर, जो ये मोरल डेवलपमेंट है या कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली वो बायोलॉजिकल मेकअप की, जीन्स कैसे हैं, चीजें कैसी हैं, उसके बाद फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस किस तरीके का है, किस तरीके की सोसाइटी में आप रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मतलब मोस्टली लोग अच्छी सोसाइटी में रहना प्रेफर करते हैं, कि अच्छा जहां पे अच्छे से बातचीत हो, ऐसा ना हो रैंडमली या गाली गलौज हो या कुछ भी बोल दें। तो वो सोशल इन्फ्लुएंस बहुत मायने रखता है। कल्चरल लेगेसी की, कल्चर कैसा है, किस तरीके की लेगेसी को आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपके मोरल या कैरेक्टर डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालेगी। फिजिकल मेंटल हेल्थ जो है उसका इफेक्ट रहेगा। देन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है आपकी कम्युनिटी में, वो आपके मोरल डेवलपमेंट पे फर्क डालेंगे। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है आपका, कि आप जो है बिल्कुल गरीब हैं, अमीर हैं, या मिडिल क्लास हैं, या किस तरीके की आपकी सोसाइटी और इकोनॉमिक लेवल पे स्टेटस है आपका। ठीक है, होलसम या वर्थ वाइल एक्सपीरियंसेस, जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी देखेंगे चीजें, ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंसेस आपके एनवायरमेंट की वजह से होंगे, राइट, आपके आसपास के रहने वाले लोगों की वजह से होंगे। तो वो जो एक्सपीरियंसेस आपके हो रहे हैं वो भी तो एक इफेक्ट डालेंगे आपके मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, देन कॉन्शियस ट्रेनिंग भी आप किसी चीज की ले सकते हैं, वो आपके मोरल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालेंगी। मान लो आपने, जैसे ये होता है ना कराटे वगैरह या कुछ कुछ आप सीखते हैं, ठीक है, तो वो चीजें सीखते टाइम भी आपका जो है कैरेक्टर अलग तरीके से डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, जो आप मतलब आपके घर में मान लो आपने कोई गड़बड़ कर दी, आपसे ग्लास टूट गया, कुछ भी हो गया, तो आपके जो एल्डर मेंबर्स है ना, वो कैसे आपको सैंक्शंस या कैसे पनिशमेंट देते हैं, उन चीजों पर भी काफी हद तक आपका मोरल डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करेगा। अगर हम इन्फेंसी और चाइल्डहुड की बात करें तो इन्फेंसी में हमें पता है कि बचपन से तो कोई मोरल या इमोरल नहीं होता, उनको सही गलत का भी नहीं पता होता। ठीक है, तो वो धीरे धीरे सीख ही रहे होते हैं। तो वो सीखेंगे कैसे, उन पैटर्न से जो कि घर में हो रहे हैं। अगर घर में ये माहौल दिख रहा है कि मम्मी जो है वो काम कर रही है और पापा भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, दोनों पहले किचन में काम कर रहे हैं, देन जो है दोनों ऑफिस जा रहे हैं, या दोनों घर पे आके बच्चे को टाइम दे रहे हैं, तो वो जो पैटर्न है, या बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर दी या उससे कोई गलती हो गई, तो वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या पनिशमेंट दे रहे हैं, या किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये जो पैटर्न्स है ना घर पे हो रहे हैं, जो चीजें जिनका हमें लगता है कि अभी तो बच्चा है, कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा, वो बच्चा ही सब कुछ सीख रहा होता है एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चे के सामने, जैसे आपने आजकल के पेरेंट्स देखे होंगे, एड वगैरह भी देखी होंगी कि कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, कि ऐसे नहीं बोलना है, गुस्से से नहीं बात करनी है, पॉजिटिव वाइब्स रखनी है। सो वो सारी चीजें उस बच्चे के ऊपर जो है अफेक्ट डालेंगी, उनका पूरा का पूरा इफेक्ट और इन्फ्लुएंस आपको बच्चे में देखने को मिलेगा। क्योंकि एक पॉइंट आएगा जब मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे अल्टीमेटली आप उससे पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो दे विल बी लाइक पापा मम्मी ने भी तो किया, या मम्मी भी तो ऐसा करती हैं, राइट। सो वो आप कितने आइडियल हैं या आप कितने बेटर तरीके से रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा आपको देख के सीखेगा। सो आप एक रोल मॉडल की तरह वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा स्कूल में जाएगा जी, इंपॉर्टेंट, स्कूल में जाएगा तो टीचर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। टीचर को अगर कोई चीज गलत लग रही है, वो डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो बच्चा उसको गलत मानेगा। ठीक है, अगर हमारी मैम ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही है, आप गलत बता रहे हैं, भले ही वो मैम से ज्यादा पढ़े लिखे हो आपके पेरेंट्स, बट उस बच्चे को नहीं पता, उसको यही है कि मेरी मैम ने ऐसा बोला है तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, मैम ने ऐसा, कई बार ऐसे होता है ना कि मैम को फोन कर देंगे, उठ जाओ काम कर लो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो वो मैम की बात ज्यादा मान रहे होते हैं या सर की बात ज्यादा मान रहे होते हैं उस टाइम पे, टीचर की स्पेशली। ओके, सो वो उस टाइम पे फिर टीचर को एक रोल मॉडल की तरह देखने लग जाते हैं।
सो वो चीज ओवरऑल कहां से निकल के आती है कि आपके आसपास का बिहेवियर कैसा है, बच्चा वहां से सीखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। जिस चीज के लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है, डांटा जा रहा है उसको, वो फिर गलत मानने लग जाएगा और दूसरी चीज को सही मानने लग जाएगा। देन बात आती है चाइल्डहुड की जी, कि चाइल्डहुड में ऑब्वियसली पीयर ग्रुप के साथ उसका इंटरेक्शन ज्यादा होने लग जाएगा एज कंपैरिजन टू पेरेंट्स। सो जैसे ही पेरेंट्स के बाद वो टीचर्स या पीयर ग्रुप में आ गया तो उसका जो सेकेंडरी ग्रुप के साथ कनेक्शन है ना वो ज्यादा होने लग गया है अब कंपैरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे कैसे हैं, उसके आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, और धीरे धीरे करके वो सही गलत को समझना शुरू करेगा कि अच्छा टीचर इस बात को गलत बता रहा है तो गलत है, अगर पनिशमेंट मिल रही है तो गलत है, रिवॉर्ड मिल रहा है तो सही है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, टीचर्स की तरफ से हो, या जो सोसाइटी में और मेंबर्स हैं, अब चाहे आसपास के लोग लगा लीजिए आप, या फैमिली मेंबर्स में भी थोड़े से एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स लगा लीजिए। सो वो सारी चीजें जो है उसके मोरल को जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करेंगी। ठीक है, मोरल जो सेल्फ होगा उसको। हाँ, ये चीज हमें समझ आएगी कि जो सिर्फ मेमोराइजेशन से जो है डिजायरेबल बिहेवियर नहीं आएगा। डिजायरेबल बिहेवियर जो है वो उनके अंदर तक क्या होना चाहिए, कॉम्प्रीहेंडेड और इंटरनलाइज्ड होना चाहिए, जो भी चीजें हम उनको सिखा रहे हैं। ओके, जैसे ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, ट्रस्टवर्दीनेस है। सो ये एक टाइम के बाद जो है ना उनके अंदर आने लग जाएंगी चीजें कि अच्छा ठीक है, ऑनेस्ट रहना चाहिए, मम्मी ने बोला झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो वो चीजें उनको धीरे धीरे करके सिखानी पड़ेंगी हमें। ओके, अब ओवरऑल बात ये है कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ी हैं उनकी इंप्लीकेशंस क्या रहेंगी जब टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की बात करेंगे तो। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमें पता है तो वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट टीचर को या पेरेंट्स को स्पेसिफिकली भी, क्योंकि पेरेंट्स भी तो एक तरीके से सिखाने का ही काम करते हैं ना, घर पे होमवर्क कराना या चीजें देखना, घर पे जो काम बच्चे के साथ हो रहे हैं वो तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से थोड़ा अलग हो गए, बट प्रोसेस तो वो भी एक तरीके से। तो अगर स्पेसिफिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाए, तो अगर टीचर को ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पता है, जो कि आपने नोटिस किया हो, तो CTET, HTET या जो भी टैट होते हैं स्टेट लेवल पे, या फिर ये जो अपने KVS या NVS वगैरह के DSSB के एग्जाम्स होते हैं, उनमें साइकोलॉजी, पेडागोजी, बच्चे का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ताकि अगर आप कल को टीचर बनते हैं तो आपको ये सारी चीजें पता हो। इसीलिए अभी हम ये NIOS के मटेरियल में भी पढ़ रहे हैं, राइट। सो वो टीचर को हेल्प करेंगी चीजें कि उनका टीचिंग मोड कैसा होना चाहिए, लेवल ऑफ टीचिंग किस तरीके का होना चाहिए, और जो लेवल ऑफ टीचिंग वो बना के चल रहे हैं वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट से मैच करता हुआ हो। ओके, ताकि वो अपना जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं उसको इफेक्टिवली बच्चे तक कन्वे कर पाए। ठीक है, दे कैन बी थॉटफुल अबाउट द लिमिट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ये नहीं सोच सकते कि बच्चा 5 साल का है और आप 10 साल जितनी एक्सपेक्टेशन उससे करें। सो अगर आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पता है तो आप एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो लिमिट में करेंगे, थोड़ी सी चीजें रियलिस्टिक हो जाएंगी, आप बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी है। ओके, तो ये इंप्लीकेशन में आ जाएगा। टीचर जो है वो लर्निंग प्रोसीजर को प्लान कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न, कि अच्छा ये 5 साल का बच्चा है, इसको इस तरीके से ये चीज पढ़ानी है, चाहे वो जनरल टू स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक टू जनरल हो, तो टीचर डिसाइड कर पाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट का पैटर्न। देन प्रिंसिपल ऑफ जो इंटर रिलेशन या इंटरडिपेंडेंस पढ़ते हैं ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, ये हमें हेल्प करता है बच्चे के हार्मोनियस डेवलपमेंट में। सो वो चीजें, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे हेल्प तो करेंगे ना हमें, अगर हमें पता है चीजें। सो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, हमें क्योंकि हमने पढ़ी है प्रिंसिपल में कि पैटर्न यूनिफॉर्म रहता है, कि रेट भले ही डिफरेंट हो सकता है, पैटर्न सेम रहेगा, कि पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड, देन आप टीनेज वाली एज आएगी, देन उसके बाद अडल्ट, और इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी। तो वो एक पैटर्न जो है डेवलपमेंट में वो सब लोगों का सेम होता है। हाँ, थोड़ा अर्ली और डिले हो सकती हैं चीजें। ठीक है, रोल ऑफ एनवायरमेंट हमें पता है क्योंकि हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं, तो सो रोल ऑफ एनवायरमेंट पता है तो हम सफिशिएंट अटेंशन उस तरफ डाल सकते हैं अपनी, कि भाई एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरीके की होनी चाहिए बच्चों को बड़ा करते टाइम। ठीक है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होता है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है, सारे पीरियड्स में चलेगा, चाहे वो आपकी बचपन हो या फिर बुढ़ापा हो। सो वो डेवलपमेंट तो बिल्कुल ऐसे जन्म से कब्र तक चलता रहेगा ना, बूम टू टूम बोलते हैं जिसको। सो वो चीजें तो चलती ही रहेंगी, इसलिए हमें परफेक्शन अचीव करने की जो एफर्ट्स है ना वो करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस चीज में माहिर नहीं हूं, परफेक्ट नहीं हूं, और कोई भी नहीं होता परफेक्ट, तो नहीं, आप उस तरफ एफर्ट डालते रहिए। ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी में चीजें दिखेंगी। फिर
सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमने पढ़े हैं अब तक कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से चीजें अर्ली या डिले हो सकती हैं। कोई बच्चा लेट चलना सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है। सो वो सारी चीजें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हो रही हैं। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता है तो किसी की स्ट्रेंथ, किसी की लिमिटेशन आपको सब पता है अब, तो उस बेसिस पे आप उसके डेवलपमेंट में हेल्प कीजिए कि ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसमें अच्छा करेगा तो ये चीज करवाते हैं इससे, राइट। प्रिंसिपल्स जो ग्रोथ या डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो एक पैटर्न और एक ट्रेंड सजेस्ट करते हैं कि ये डेवलपमेंट का पाथ रहेगा। उसी बेसिस पे आप चीजों को क्या करेंगे, प्लान करेंगे बच्चे के लिए कैसे उसका डेवलपमेंट हो। आपको जब पता होगा कि बच्चा इस स्टेज में इस तरीके से बिहेव करता है तो आप उस तरीके से उसको मैनेज करना भी सीख जाएंगे। ठीक है जी। ऑब्वियसली टीचर की रोल की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, अगर क्योंकि एक अच्छा टीचर तभी होगा ना जो कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करे एक तरीके से। ठीक है, सो मीट्स द नीड्स ऑफ द चाइल्ड फॉर सिक्योरिटी थ्रू टीचर्स अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, कंसिडरेशन। सो वो ओवरऑल बात यहाँ पे आती है कि बच्चे की क्या स्टेबिलिटी है या बच्चे की इकोनॉमिक हालत क्या है या उसके घर का एनवायरमेंट कैसा है, वो सब अगर टीचर को अच्छे से पता होंगी चीजें, सो वो बेटर तरीके से उसके नीड्स के अकॉर्डिंग चीजें कर पाएगा, प्लान और प्रोसीजर उसी तरीके से बना पाएगा। ओके, बच्चे को उसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज, उसी तरीके का काम करने को दिया जाएगा जो उसकी स्ट्रेंथ होंगी। अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि वो दूसरों की हेल्प कर पाए थ्रू फ्रीडम फ्रॉम द इंटरफेरेंस विद नेचुरल डिजायर्स फॉर अचीवमेंट। तो सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस एनकरेज किया जाएगा कि भाई आपको ऐसे करना है। ठीक है, प्रोवाइड्स अर्ली सोशल ट्रेनिंग थ्रू एक्सपीरियंस विद अदर ओल्ड चिल्ड्रन अंडर सुपरविजन। सो आप बाकी और बच्चों के साथ ग्रुप में एक्टिविटीज करवा सकते हैं, जो थोड़े से 1-2 साल बड़े हैं उनके साथ चीजें सिखा सकते हैं मिलके। तो एक अर्ली सोशल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। फर्दर अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मेंटल डेवलपमेंट, बिकॉज जितनी आपकी फिजिकल हेल्थ जरूरी है उतनी ही मेंटल हेल्थ और मेंटल डेवलपमेंट भी जरूरी है। ओके, सो क्योंकि ये दोनों एक तरीके से इंटर रिलेटेड है। अगर आप फिजिकली एग्जॉस्टेड है तो आप मेंटली भी अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, और अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड है, किसी से लड़ाई कर ली है बिल्कुल और एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आप फिजिकल एग्जॉशन भी फील करेंगे। ओके, सो वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, वो भी एक टीचर की जिम्मेदारी है, उसको एनकरेज करना। और आइडियल टीचर क्या होगा, आइडियल टीचर हमेशा कोशिश करेगा कि बच्चे का जो एनवायरमेंट है ना, ऑब्वियसली एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वो एनवायरमेंट हमेशा फ्रेंडली और हॉस्पिटेबल एनवायरमेंट हो, जहां पे उनके इमोशंस, उनकी एबिलिटीज, सारी चीजें अच्छे से जो है वो निकल के बाहर आ सके, और एक प्रोटेक्टेड और एनकरेज्ड एनवायरमेंट में हम उनको बड़ा कर सके। ठीक है जी। सो ओवरऑल यहां तक बात नहीं रुकती, क्योंकि यूनिट 2 की जब हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है, अच्छी यूनिट है। आज वाली यूनिट में सारी चीजें समझने की थी, सोचने की थी, कुछ फैक्चुअल रटने वाली चीज नहीं थी। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।